Okay, let's go. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, आज हम एक नई सौगात लेके आए हैं आप लोगों के लिए। सारे बच्चे तैयार हो जाइए, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारा एक नया चैप्टर जो कि बहुत छोटा है बट बहुत कॉन्सेप्चुअल है। जी हाँ, इस चैप्टर के बिना आप समझो कि कॉमर्स में कुछ बाकी सा रह जाएगा। इसका मतलब इस क्लास को लास्ट मोमेंट तक देखना बहुत जरूरी है और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि ये लेक्चर कंप्लीट देखने के साथ साथ आपका ये चैप्टर अपने आप के लिए हमेशा के लिए आपका अपना हो जाएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। और हाँ, और आज ही इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो भी है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिस्कशन के। फर्दर हम डिस्कशन पूरे क्वेश्चंस के साथ करेंगे और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बेटा जल्दी से आ जाइए, हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये हमारा आज का टॉपिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, अगर मैं बात करूं टीएस ग्रेवाल की तो वहां पर आपका ये चैप्टर नंबर जो है वो चैप्टर नंबर 4 है। वो आपको करना है बेटा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये चैप्टर अपने आप में बहुत आसान भी है बट कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है। मतलब आप समझो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं चीजें काम आने वाली हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, अकाउंटिंग करने का क्या बेस हो सकता है बेटा। अगर मैं बात करूं, अगर आपने पढ़ा होगा जैसे बेटा पढ़ा है आपने सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। और सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग में बेटा आपने पढ़ा है सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। जी हाँ सर, बिल्कुल हमने पढ़ा है सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। सर जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, which is based on dual aspect ऑफ अकाउंटिंग, ये सर आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अंडर द डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग जब भी हम करते हैं बेटा, एवरी ट्रांजेक्शन हैव अ टू एस्पेक्ट। सिंपल सी बात है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट होने वाला है, ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं। सर इसका मतलब ये हुआ कि डबल एंट्री जो है सिस्टम सर वो अपने आप में एक तरह से कंप्लीट अकाउंटिंग है, कंप्लीट अकाउंटिंग। बट जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है ना बेटा, वो एक तरह का इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है। उसका लिंकेज कहीं ना कहीं आपको यहाँ मिल सकता है। बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और सेकंड है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? द आंसर इज यस। ओनली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो बेटा ओनली एंड ओनली क्या रिकॉर्ड करता है? एक काम करते हैं, स्टेबल के थ्रू समझते हैं बेटा। बहुत आसान सा मैंने इस टॉपिक को बनाने की कोशिश की है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है बेटा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैं आपको यहां लिखना चाहता हूं कि ये जो है वो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और ये जो है हमारा वो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलो अब हम चीजों को समझते हैं बेटा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें बेटा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्ड करता है ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, आप बोल सकते हैं अलॉन्ग विद बैंकिंग ट्रांजैक्शन। जी हाँ, अलॉन्ग विद बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आप बोल सकते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड ओनली कैश ट्रांजैक्शन, मतलब आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन को भी यहां इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर बात करते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सर वो क्या है? वो
ये जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है रिकॉर्ड करता है बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश एज वेल एज क्रेडिट। एक बात बताइए, आज की डेट में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं बेटा, नॉर्मली अगर हम बात करें आपके बिजनेस के अंदर कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होते हैं। हमें लोगों को क्रेडिट में भी देना पड़ता है, इवन हम खुद भी खरीदते हैं। तो देखा जाए तो हमें कहीं ना कहीं क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने होते हैं। अब सोचिए जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन करने हैं तो आपको अकाउंटिंग करते वक्त कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, तभी तो आप अपने बिजनेस की कंप्लीट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख पाएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन देख पाएंगे। अगर कोई बंदा, अगर कोई बिजनेसमैन सिर्फ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, इसका मतलब सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, क्या वो हमें बिजनेस की कंप्लीट डिटेल बता पाएगा? क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक से बता पाएगा? द आंसर इज नो। इसका मतलब अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेटर देन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अ मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन आर फॉलो द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलो, तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर बात करें, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की, तो बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इंक्लूडिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बट अक्रूवल बेसिस में कैश एंड क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, दोनों ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसे हम बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, पहले इन पॉइंट को ठीक से समझ लेते हैं बेटा। ये पॉइंट एक्चुअल में है क्या, ध्यान से सुनो बेटा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर वो क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो क्या होता है, ध्यान से समझो। वो एक्सपेंस जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं, ड्यू भी हो गया बट पे नहीं किया। सर कैसे? लेटेस्ट सपोज एक ईयर है 2024-25, ठीक है बेटा। अगर हम मार्च मंथ की बात करें, मार्च मंथ की बात करें, हमारा सिस्टम क्या है कि हम हर मंथ की जो सैलरी है वो नेक्स्ट मंथ के 7 को देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अप्रैल मंथ की सैलरी कब दी होगी? मई 7 को। मई की सैलरी कब दी होगी? ठीक है, जून 7 को। इस तरह से मार्च मंथ की जो सैलरी है वो हम कब देंगे बेटा? नेक्स्ट ईयर अप्रैल 7 को देंगे, नेक्स्ट ईयर अप्रैल 7 को देंगे। आप मुझे बताइए 2024-25 के अगर मैं फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं बेटा? फाइनल अकाउंट्स। तो उस फाइनल अकाउंट में हम क्या दिखाने वाले हैं बेटा? ऑन 31 मार्च मंथ का जो सैलरी है वो ड्यू तो हो गया बट पे नहीं हुआ। सर पे कब होगा? नेक्स्ट जो ईयर आ रहा है उसका अप्रैल 7 को वो पे होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ सर वर्कर ने अपनी सर्विसेज दे दी, अमाउंट ड्यू भी हो गया और ये अमाउंट करंट ईयर से रिलेटेड है बट पे नहीं किया। तो इसका मतलब हमें जब अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करनी है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो उस समय सर ये एक्सपेंस आपको ऐड करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ये करंट ईयर से रिलेटेड है। और आप जानते हैं कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड करता है। सर अगर वही बात कैश ट्रांजैक्शन की होती तो फिर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट नहीं करते। मैं सिंपल ये बोलना चाह रहा हूं कि कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे अक्रूड इनकम और अर्नड इनकम। सर इन सब का ट्रीटमेंट कहां होने वाला है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस में नहीं होगा। चलो सर, समझ में आता है आउटस्टैंडिंग का मतलब। सिंपली सुन लीजिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मींस दोज एक्सपेंस विच आर ड्यू इन करंट ईयर, विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड टिल नाउ। बट मैं सिंपली बोलना चाह रहा हूं, क्या वो करंट ईयर से रिलेटेड है? यस। तो अक्रूवल बेसिस में तो ये ऐड करना पड़ेगा। चलो बेटा,
सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेटा पढ़ने वाले हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, ध्यान से सुनो। प्रीपेड एक्सपेंसेस, देखो नाम से ही लग रहा है प्रीपेड मतलब एडवांस में पेमेंट। एडवांस में पेमेंट, अगर हमने किसी को एडवांस पेमेंट किया है, एक बात बताओ, अगर मैंने 2024-25 में अगर मैंने किसी को पेमेंट जो है वो 25-26 से रिलेटेड कर दिया, 2024-25 अगर लेटर सपोज मेरा करंट ईयर है 2024-25 और मैंने 25-26 का पेमेंट कर दिया, तो 24-25 के लिए क्या हो गया, वो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। अगर मैं यही बात करूं 25-26 की, 2025-26 की अगर मैं बात करूं, वहां मैंने कोई पेमेंट किया है बट वो रिलेटेड अगर 2026-27 से रिलेटेड है, अगर मैंने कोई पेमेंट 2025-26 में किया बट वो रिलेटेड जो है वो 2026-27 से रिलेटेड है, तो बताइए ऐसे एक्सपेंस को आप क्या बोलोगे, सर प्रीपेड एक्सपेंस बोलेंगे। अब सिंपल सी बात है, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एडवांस पेमेंट। क्या वो करंट ईयर से रिलेटेड है, नहीं, बट हमने एडवांस पेमेंट किया है, तो आपका जो टोटल एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है उसमें से इसको माइनस करना होगा, बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो जब आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो बेटा आउटस्टैंडिंग तो प्लस हो जाएगा, बट प्रीपेड जो है वो माइनस करना पड़ेगा एक्सपेंस में से। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा अक्रूवल इनकम। एक होता है बेटा एक्रूड इनकम और नेक्स्ट होता है बेटा अर्नड इनकम। सर ये क्या होता है, सर अक्रूड इनकम जो होती है ना, वो इनकम जो आपने अर्न तो कर ली बट मिली नहीं है। आपने वो इनकम जो कमा तो ली है, आपने करंट ईयर से रिलेटेड कोई इनकम कमाई तो है बट मिली नहीं है, तो वो इनकम बेटा क्या होती है, बेटा अक्रूड इनकम होती है, जो एक्चुअल में करंट ईयर की इनकम है उसका पार्ट होना चाहिए। और अर्नड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है बट एडवांस में मिल गई है। मैं अगेन जानना चाह रहा हूं, क्या वो करंट ईयर से रिलेटेड है, नहीं सर, हमें एडवांस में कोई इनकम मिली है तो वो करंट ईयर की इनकम नहीं है, मतलब वो इनकम का इस बार पार्ट नहीं होना चाहिए। ये सारे ट्रीटमेंट जो है ना बेटा, ये सारे ट्रीटमेंट हमें कहां करने होते हैं, सर हमें करने होते हैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा बिल्कुल आप सही बोल पाएंगे, अगर आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंप्लीट अकाउंटिंग बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब मैं सिंपली बोलना चाह रहा हूं कि आपको अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, इन सबका अगर ट्रीटमेंट करना है, इसका मतलब अगर आप ये सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। दिस इज द कंप्लीट अकाउंटिंग। जी हाँ, तो ये अक्रूवल में करना होगा बट कैश बेसिस में नहीं करना, नॉट रिकॉर्डेड, नॉट एडजस्टेड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे, अगर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये सारे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करता है, सारे एडजस्टमेंट अगर ये रिकॉर्ड कर रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट अकाउंटिंग है। जब ये कंप्लीट अकाउंटिंग है तो क्या हमें प्रॉफिट और लॉस की सही जानकारी मिलेगी? बिल्कुल, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस इज असर्टेन, हम ठीक से कैलकुलेट कर पाएंगे, करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, वो ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब यहां पर हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके सर, एक बात बताओ मुझे बेटा, ये सारे एडजस्टमेंट जो है ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अर्नड, इन सब की एडजस्टमेंट कहां होती है? सर अक्रूवल में होती है। अगर अक्रूवल में होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज चाहिए। फिर
आपको आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, आपको अक्रूवल का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, आपको अनर्ड का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, आपको प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है, इसका मतलब आपको टेक्निकल स्किल्स जो है, टेक्निकल जो नॉलेज है वो आपको है, आपके पास है। मतलब अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करना है, उस बेसिस से आपको अगर अकाउंटिंग करनी है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बिकॉज हमें सारे एडजस्टमेंट करने हैं, हमें चाहिए बेटा नॉलेज। बट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें किसी भी तरह के टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना होता। आइए सर मैंने कहा सर ये जो कंपनीज एक्ट 2013 बना हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013, सर क्या कंपनीज एक्ट 2013 कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है? द आंसर इज नो। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग किसको रिकॉग्नाइज किया है बेटा? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज किया है। देखो मैंने लिखा भी है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। जी हां, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को रिकॉग्नाइज नहीं किया। ओ माय गॉड, इसका मतलब एक्ट भी जो है वो किसको मान्यता दे रहा है, वो किसको अप्रूवल दे रहा है? अक्रूवल को। अब सिंपल सी बात है, जब एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट जो है वो अक्रूवल को इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसमैन जो क्या फॉलो करते हैं? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। बिकॉज अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिल सकती है? सर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से मिल सकती है। जी हाँ, तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो मोस्ट ऑफ द पर्सन इसको अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और कैश बेसिस को कम लोग ही एक्सेप्ट करते हैं। अब सिंपल सी बात है, आप खुद बताइए, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर क्यों? बिकॉज हमें करेक्ट प्रॉफिट और लॉस की जानकारी कौन दे रहा है? हमें दे रहा है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, इसका मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा रिलायबल नहीं है। आइए बेटा नेक्स्ट, सुटेबिलिटी। जी हां, वो सारे बिजनेसमैन जिनको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, जिनको कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन चाहिए, वो लोग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे। बट जितने भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल वेलफेयर करना है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, वो सारे के सारे लोग क्या फॉलो करते हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इवन मैं बात करूं किसी भी प्रोफेशनल की, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे कोई लॉयर हो, सब के सब क्या फॉलो करते हैं? सर वो फॉलो करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके सर, तो चैप्टर फाइनली इतना ही था, ये कॉन्सेप्ट, और खत्म हो चुका है ये। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? सर हम बिल्कुल तैयार हैं इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को करने के लिए। जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं और हम जल्दी से इन क्वेश्चंस को भी करेंगे। आइए बेटा जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। During the financial year 2025-26, जेठालाल had cash sales of rupees 3,90,000। बेटा जेठालाल के पास टोटल कैश सेल्स कितनी है? 3,90,000। अगर बेटा आप देखेंगे तो आपकी बुक का ये इलस्ट्रेशन 1 है, बुक का इलस्ट्रेशन 1 है, सिर्फ मैंने नाम चेंज किया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग टीएस ग्रेवाल को बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंस के साथ अच्छे से पढ़ें। मैं आपको 100% जो क्लास है वो टीएस ग्रेवाल 100% कवर करने वाला हूं। तो बिल्कुल बेटा इस लेक्चर को लास्ट मोमेंट तक देखें और आने वाले अपकमिंग क्लासेस को भी बिल्कुल
अच्छे से देखिएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है और मेरी पूरी पूरी अश्योरिटी रहेगी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैं अश्योर करूंगा कि ये 100% आपको क्वालिटी भी मिले। बिल्कुल, ये 100% आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होने के साथ साथ 100% क्वालिटी भी मिले और ये आपकी जिंदगी का, ये सारे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये पूरा का पूरा तोहफा मैं इस बार देने वाला हूं। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, इन लेक्चर्स को बिल्कुल डिटेल में आप देखिएगा। ओके बेटा, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 की अगर बात करें तो बेटा कैश सेल्स कितनी है? 3,90,000 आपकी कैश सेल्स है। ओके सर, क्रेडिट सेल कितनी है? 1,60,000। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2,70,000। ध्यान से सुनना बेटा, हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कितना है? 2,70,000 एंड आउट ऑफ विच क्या बोला? आउट ऑफ विच 80,000 आर नॉट येट पेड। मैं बोलना चाह रहा हूं कि बेटा टोटल जो एक्सपेंस है वो कितना है? टोटल एक्सपेंस सर 2,70,000। उसमें से अभी तक कितना पे नहीं किया? सर उसमें से 80,000 जो है वो अमाउंट आपने अभी तक पे नहीं किया। इसका मतलब आपने कितना पे कर दिया? सर 1,90,000 आपने पे कर दिया। मतलब मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूं, कैश में ट्रांजेक्शन, कैश में एक्सपेंस कितना हो गया? 1,90,000। सर बिल्कुल 1,90,000 आपका कैश में एक्सपेंस हो गया है। ओके, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और कौन से बेसिस से पूछा है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो प्लीज सारे बच्चे आ जाइए, प्रॉब्लम नंबर 1 का हम आंसर करेंगे। सर प्रॉब्लम नंबर 1 जो है ना, अगर हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 1 की तो बेटा सिंपल है। प्रॉब्लम नंबर 1 का सिंपल आंसर रहेगा इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। आप मुझे बताइए, अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो बताइए हमारी रेवेन्यू क्या होगी? सर रेवेन्यू है, हमें सिर्फ कैश वाली कंसिडर करनी है। बताइए कैश सेल सिर्फ कितनी थी? 3,90,000 रुपीज। 3,90,000 हमारी कैश सेल्स थी। चलो अब मुझे बताओ एक्सपेंस जो है, सर टोटल एक्सपेंस करंट ईयर से रिलेटेड जो है वो थे 2,70,000। कितना था बेटा? 2,70,000। बट आउट ऑफ विच 80,000 जो है वो अभी तक पे नहीं किए हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आपने कैश में पेमेंट कितना किया? सर 1,90,000। इसका मतलब अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम यह एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करेंगे? 1,90,000 रिकॉर्ड करेंगे। अब फाइनली मुझे बताइए आपकी इनकम कितनी हो गई? सर आई इक्वल्स टू रेवेन्यू है बेटा 3,90,000 माइनस 1,90,000, तो ये हो गया बेटा रुपीस 2 लाख। ये आपका नेट प्रॉफिट है, जो भी आप बोले नेट प्रॉफिट पूछा था, ये नेट प्रॉफिट कितना हो गया? रुपीस 2 लाख रुपीस। ओके चलो, इसी क्वेश्चन को हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से करेंगे। यही आपकी बुक में दिया हुआ है। टेकिंग द फिगर इन प्रॉब्लम नंबर 1 डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट एज पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से अगर हमें क्वेश्चन करना है तो सिंपली क्या ध्यान रखना बेटा, प्रॉब्लम नंबर 2 ध्यान रखें बेटा। अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की तो हमें कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल दोनों काउंट करना है। अगर आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से बात करेंगे तो आपको दोनों काउंट करना है। तो बताइए रेवेन्यू जो है वो 3,90,000 प्लस कितनी है बेटा? 1,60,000। तो टोटल सेल आपकी कितनी होगी बेटा? टोटल सेल होगी 3,90,000 प्लस 1,60,000। सर टोटल सेल हो गई है रुपीज 5,50,000। 5,50,000 सर टोटल आपकी सेल है। तो टोटल रेवेन्यू कितना काउंट हो गया? 5,50,000। नेक्स्ट
अगर हम बात करें एक्सपेंस की, सर एक्सपेंस जो है वो करंट ईयर से रिलेटेड टोटल कितने हैं, 2,70,000, और उसमें से कितने पे नहीं हुए, 80। क्या ये जो 80,000 जो है, जो आपने अभी तक पे नहीं किए, क्या वो करंट ईयर से रिलेटेड है? यस सर, ये जो 1,90,000 है वो भी करंट ईयर से रिलेटेड है। ये 80,000 जो एक्सपेंस है वो भी करंट ईयर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 2,70,000 जो अमाउंट है एक्सपेंस का वो करंट ईयर से रिलेटेड है। हाँ, इसमें से 80,000 अभी पे नहीं किया, बट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, आप तो सारे के सारे रिकॉर्ड करो। मतलब 1,90,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 80,000। 1,90,000 प्लस 80,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो अल्टीमेट कितना हो गया, ₹2,70,000। 2,70,000, 1,90,000 प्लस 80,000 कितना हो गया बेटा, 2,70,000। ओके, सारे बच्चे जल्दी से बताएं मुझे कि आपकी इनकम कितनी होगी। रेवेन्यू है 5,50,000 माइनस 2,70,000। चलो जल्दी से बताओ कितना आ गया, 5,50,000 माइनस 2,70,000, 2,80,000 बेटा, 2,80,000 रुपीज। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं बेटा, अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है 2 लाख रुपीज। अगर आप अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से फॉलो करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है 2,80,000। बेटा मैं अगर बात करूं करेक्ट, जी हाँ करेक्ट की बात करूं तो करेक्ट कौन सा मुझे सबसे ज्यादा लगेगा, सर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रॉब्लम नंबर 2 से देखा जाए तो हमें करेक्ट प्रॉफिट की जानकारी मिल रही है। वी कैन कैलकुलेट करेक्ट प्रॉफिट बाय फॉलोइंग द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके सर, ये क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट हुआ। अब हम क्या इसका फोटो ले सकते हैं? बिल्कुल आप फोटो ले लीजिएगा। चलो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन, बट ये भी क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 है आपकी टीएस ग्रेवाल बुक का। इस क्वेश्चन को हम बड़े प्यार से करेंगे। जल्दी से ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या दोनों बेसिस से पूछा है। जी हाँ, प्लीज चेक करें बेटा। डिटरमाइन हिज इनकम इफ ही अडॉप्ट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और सेकंड बेटा पूछा है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, कैश बेसिस भी पूछा है और अक्रूवल बेसिस भी पूछा है। प्लीज सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें, सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें। ओके चलो जल्दी से बताइए, अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करता हूं तब क्या होगा और अक्रूवल होगा तो क्या होगा? चलो ये हमारी इंफॉर्मेशन है, हमें सिर्फ इतना जरूरत है। चलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जल्दी से बताइए। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू की बात करें मतलब आपकी जो सेल है बेटा, टोटल जो इनकम है वो कितनी है, ₹2,40,000। हमें कितना मिला, 2,40,000। उस क्वेश्चन में फिर लिखा है आगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि ऑलरेडी 240 में इंक्लूड है। ठीक है बेटा, कैश बेसिस में हम यही चेक करते हैं हमें कैश में कितना मिला। फिर आगे लिखा है इनकम नॉट येट रिसीव्ड, ये इनकम जो अभी तक नहीं मिली है,
कैश बेसिस तो इसको इग्नोर करेगा। जी हाँ, कैश बेसिस तो इसको इग्नोर करेगा। इनकम नॉट येट रिसीव्ड, ये कितना अमाउंट है बेटा? 24,000। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसको इग्नोर करेगा। कैश बेसिस क्या बोलता है कि मुझे टोटल कितना मिला। अब तुम किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। जी हाँ, हमें जो 2,40,000 मिला है, उस 240 में 40, उस 2,40,000 में 30,000 एडवांस भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कैश में मिलना जरूरी है, वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, डज नॉट मैटर। जी हाँ, तो 2,40,000। अब मुझे बताइए एक्सपेंस की अगर बात करूं, एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो बेटा एक्सपेंस टोटल आपने कितना पे किया? 1,60,000 पे किया है, 1,60,000। सारे बच्चे मुझे बताइए, सारे बच्चे बताइए, 2,40,000 आपकी रेवेन्यू है और एक्सपेंस जो है 1,60,000। ओके सर, अब मुझे बताइए इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। अब मुझे बताइए आपका नेट प्रॉफिट बोल सकते हो आप, रेवेन्यू है 2,40,000 माइनस 1,60,000। चलो जल्दी से बताओ कितना आंसर आ गया सर? 80,000 रुपीज आंसर आ रहा है। दिस इज द इनकम अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे मुझे बताइए, काश इस क्वेश्चन को अक्रूवल से करना होता। किससे करना होता बेटा? अक्रूवल से। तो हम किस तरह से काम करते बेटा? चलो जल्दी से बताइए। अगर आप अक्रूवल से करते तो यहां लिखेंगे बेटा अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगेन यहां पर जो बात करेंगे बेटा वो क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम लिखने वाले रेवेन्यू। आप मुझे बताइए बेटा टोटल आपको कितनी इनकम मिली? चेक करो बेटा, लिखा है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। चलो उससे पहले क्या लिखा बेटा? उससे पहले लिखा है इनकम रिसीव्ड, और वो इनकम हमें टोटल कितनी रिसीव हो रही है? 2,40,000 की रिसीव हो रही है। 2,40,000 की इनकम रिसीव हो रही है। आप मुझे बताइए इसमें से एडवांस कितनी है? सर 30,000। सर एडवांस इनकम क्या करंट ईयर से रिलेटेड है? नहीं। अक्रूवल क्या बोलता है? आपको करंट ईयर से रिलेटेड, करंट ईयर से रिलेटेड होना जरूरी है। सर ये जो एडवांस में इनकम जो मिली है ना, क्या हम इसको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बोल सकते हैं? यस। और क्या नाम हो सकता है? अर्नड इनकम। क्या होगा बेटा? अर्नड इनकम। बेटा आपकी एक्रूड इनकम को तो हमें क्या करना होता है? प्लस करना होता है, और अर्नड इनकम को बेटा माइनस करना होता है। एक्रूड इनकम प्लस करना होगा और अर्नड इनकम माइनस करना होगा। क्यों? बिकॉज एक्रूड इनकम करंट ईयर से रिलेटेड होती है और अर्नड इनकम जो है बेटा वो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं होती। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, इनकम नॉट येट रिसीव्ड। जी हां, इनकम नॉट येट रिसीव्ड का मतलब है वो इनकम जो आपने अर्न तो की है बट मिली नहीं है। क्या मैं इसको एक्रूड इनकम बोल सकता हूं? यस। तो क्या मुझे एक्रूड इनकम को प्लस करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो प्लस 24,000, 24,000। सारे बच्चे बताइए कितना आंसर आ गया? सर 2,40,000 माइनस 30 और प्लस 24, तो अल्टीमेट जो है वो आ गया आपका आंसर 2,34,000 रुपीज। 2,34,000। बेटा माइनस 30 करना है और प्लस 24 करना है, तो अल्टीमेट 6 माइनस कर दो। ओके यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चे, अब हम बात करते हैं एक्सपेंस की। हम बात करते हैं एक्सपेंस की। सर टोटल जो एक्सपेंस है वो है रुपीज 1,60,000। रुपीज 1,60,000 आपका टोटल एक्सपेंस है। अब मुझे बताइए इस एक्सपेंस में आपने एडवांस कितना पेमेंट किया? देखो बेटा लिखा है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। बेटा एक्सपेंस जो हम एडवांस में पे करते हैं उसे बोलते हैं बेटा प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस। तो ध्यान से सुनो बेटा,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमें प्लस करना होता है और प्रीपेड एक्सपेंस को बेटा हमें माइनस करना होता है। तो बेटा प्रीपेड एक्सपेंस कितना है सर? 40,000 का प्रीपेड एक्सपेंस है। क्या अब हम इसे माइनस करेंगे? द आंसर इज यस। बट आउटस्टैंडिंग को हम ऐड करेंगे और आउटस्टैंडिंग कितना है चेक करके बताओ सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो है सर 20,000। लिखा है बेटा एक्सपेंसेस नॉट येट पेड। नॉट येट पेड, क्या मैं इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल सकता हूं? यस सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल सकते हो। तो प्लस करना पड़ेगा 20,000, प्लस करना पड़ेगा 20,000। चलो अल्टीमेट अब हमारा आंसर क्या है? 40,000 माइनस करना है प्लस 20 करना है। तो अल्टीमेट यहां आंसर हो गया ₹1,40,000। चलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। कोई दिक्कत है तो? सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, अब जल्दी से बताइए आपकी इनकम। इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू 2,34,000 माइनस एक्सपेंस कितना है? 1,40,000। चलो 2,34,000 माइनस 1,40,000 कितना हो गया सर? 2,34,000 माइनस 1,40,000। सर रिजल्ट आ गया 94,000। कितना आ गया बेटा? 94,000 रुपीज। 94,000। बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन हो गया है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और थैंक यू सो मच गाइस। कैसा लगा आपको सर? मजा आ गया? तो अल्टीमेट आपका एक ही शॉट में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं बेटा ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। तो हमने एक ही शॉट में इसको कंप्लीट कर दिया है। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलें। अब हमारा टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है और आपको ये सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल अवेलेबल है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हमारे इस वीडियो के एंड में दिया हुआ होगा, उनके कमेंट बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं बेटा। कहीं ना कहीं आपको ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। Okay, let's go.